नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। राजधानी देहरादून में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 17 देशों में रहने वाले 60 उत्तराखंडी प्रवासी शामिल हुए हैं, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में ख्याति हासिल की। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस सम्मेलन में उत्तराखंड में निवेश की संभावना, विदेश में रोजगार और उच्च शिक्षा, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, कौशल विकास और उद्यान जड़ बूटी की संभावना विषय पर 4 अलग अलग सत्रों में पैनल डिस्कशन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपनी विरासत को संभालते हुए अपनी मातृभूमि की सेवा करनी है। इसके लिए सरकार प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ मिलकर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। हमें अपनी मातृभूमि का कर्ज उतारना है। इसके साथ ही उन्होंने 17 देशों से आए 60 प्रवासी उत्तराखंडियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप लोगों ने देश और समाज के लिए जो योगदान दिया है वह हमारे लिए प्रेरणादायक है और हमें आप पर गर्व है। सीएम ने सभी प्रवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि जब आपके अनुभव हमारे काम आएंगे, हम आपके तजुर्बे और सुझावों के साथ मिलकर उत्तराखंड के गांव-गांव तक विकास की प्रगति को पहुंचाएंगे। आने वाला समय उत्तराखंड का है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को जोर देकर कहा है। सबसे पहले तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन हमने आयोजित किया है और ये निश्चित रूप से जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं, आज दुनिया के विभिन्न देशों में रहते हैं और उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, अपना स्थान बनाया है, अपनी पहचान बनाई है। अनेक अनुभव उन्होंने प्राप्त किए हैं। उनके अनुभवों का लाभ उनके पैतृक स्थानों को मिलेगा, उनके पैतृक राज्य को मिलेगा। हमने उनके अंदर एक भाव देखा है, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति एक उनका जुड़ाव है। और हमने पिछले नवंबर माह में 2024 में देश के अंदर रहने वाले जितने प्रवासी हैं जो विभिन्न राज्यों में निवासरत हैं, उन सबका भी सम्मेलन किया था और बड़ी संख्या में देश के अंदर रहने वाले प्रवासियों ने भी इसमें भाग लिया। ये एक रोजगार के लिए बहुत बड़ा साधन, हमारी आर्थिकी को बढ़ाने के लिए, स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा ये योजना कारगर सिद्ध हो रही है। और इसमें हमारे बहुत सारे युवा आ रहे हैं जो स्वयं का रोजगार तो कर ही रहे हैं, अपने साथ और लोगों को भी दे रहे हैं। इससे देखिए, पिछले साल हमने जो देहरादून में इन्वेस्टर समिट किया था, उस इन्वेस्टर समिट को करने से पहले हमने सभी विभागों में जहाँ जहाँ भी इन्वेस्टमेंट हो सकता था उनकी गहन समीक्षा करी और समीक्षा ही नहीं करी। जो लोग राज्य के अंदर जिनके उद्योग चलते हैं या जो उद्योग के क्षेत्र में काम करते हैं, व्यापार के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके साथ हमने एक बड़ा गहन मंथन पूरे दिन भर का किया था और उन्होंने बहुत सारे हमको सुझाव दिए। और जो आपने कहा कि हमने जो है 30 से अधिक जो पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी बनाने के पीछे हमारा हेतु यही था कि जो लोग भी यहाँ निवेश करना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, रोजगार सृजन करना चाहते हैं, तो उनको किस प्रकार से सरलता मिलेगी, ईज ऑफ डूइंग कैसे उनके लिए अच्छा होगा, अपने काम के लिए उनको कैसे सरलीकरण होगा और जिन नीतियों को हमने बदलना था या उन नीतियों को शिथिल करना था या नई नीतियां बनानी थी, उसमें एमएसएमई पॉलिसी है, हमारी टूरिज्म की पॉलिसी है, इंडस्ट्री की पॉलिसी है, उसमें ऑटोमोबाइल की पॉलिसी है, अनेक पॉलिसियां हमने उसमें बनाई। उसी का परिणाम हुआ कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का हमारे साथ एमओयू हुआ है, जिसमें से लगभग 80,000 करोड़ की अभी ग्राउंडिंग पर भी काम भी हमारा शुरू हो गया है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी इसमें हमको बहुत सहयोग है कि देश के अंदर जो 12 स्मार्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो स्वीकृत हुए हैं, उसमें से एक हमारे राज्य को मिला है। देखो, हम लोग आए तो अपने कुछ मकसद, अपने काम से आए थे, लेकिन यहाँ पे आके हमें पता चला कि ऐसा कुछ सम्मेलन है और हमें आके मतलब आज हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि हमें कितनी खुशी हो रही है। सारे उत्तराखंड के जितने भी बाहर जो रह रहे लोग हैं, उनसे मिलकर, उनसे 1 to 1 बात करके बहुत अच्छा लग रहा है।
उत्तराखंड सीएम धामी ने शनिवार को चमोली के कर्णप्रयाग सेवाई में संचालित ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के कामों को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों से रेलवे स्टेशन पर किए जा रहे कामों, अवस्थापना सुविधाओं और परियोजना की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी ली है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परियोजना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे श्रमिकों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। यहाँ सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में अब पहाड़ों तक रेल पहुंचने का सपना पूरा हो रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की सौगात के माध्यम से प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के प्रति उनका विशेष प्रेम और विकसित भारत की सोच को दर्शाया है। रेल लाइन उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इसके साथ ही देवभूमि की जनता की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए सीएम धामी ने कहा कि अवस्थापना विकास के क्षेत्र में पीएम ने उत्तराखंड को अपने अनेक सौगातें दी हैं, जिसमें ऑल वेदर रोड, हवाई कनेक्टिविटी और रेल लाइनों के निर्माण से उत्तराखंड में आवागमन के साथ सभी प्रकार की सुविधाएं शामिल हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बनने के बाद उत्तराखंड के चारों धाम रेल कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। योजना अपने आप में एक अलग प्रकार की योजना है और इस रेल योजना के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता की तरफ से इसका काम तेजी से चल रहा है। लेकिन आप सब देख रहे होंगे कि पहाड़ों के बीच से टनल बनाना और उस पर फिर सब और काम करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि 2026 तक इसका प्रथम फेज चालू हो जाएगा, 2026 के अंत तक, और बाकी काम भी तेजी से चलेगा। कहीं भी कोई अड़चन आती है, कोई दिक्कत आती है तो हम लोग प्रयास करते हैं जो तक, क्योंकि ये बड़ी परियोजना, इस परियोजना के पूरा होने के बाद, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन जाने के बाद हमारे पूरे क्षेत्र में एक और समृद्धि आएगी और प्रगति होगी, उन्नति होगी, लोगों का आवागमन आसान होगा। जहाँ इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए बहुत यात्रा करना आसान होगा, वहीं जो हमारे तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, वह भी आसानी से आ जा पाएंगे और विकास के और रोजगार के, स्वरोजगार के अनेक मार्ग खुलेंगे, अनेक द्वार खुलेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा, एक राज्य के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा लिया है। यहां सीएम धामी ने उत्तराखंड में मादक पदार्थों की रोकथाम के संबंध में की गई कार्रवाई, विशेष अभियानों और लक्ष्यों को लेकर गृह मंत्री को जानकारी दी और कहा कि 2025 तक ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के अपने संकल्प पर हम तेजी से आगे बढ़ रही हैं। 2047 तक विकसित भारत और नशा मुक्त भारत बनाने में सहयोग करने के लिए राज्य में अनेक स्तर पर विविध प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मादक तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों विषय आपस में जुड़े हुए हैं। देश प्रदेश के युवा का नशे की ओर न जाना केवल राष्ट्रीय सुरक्षा बल्कि सामाजिक विघटन का भी कारण बन सकता है। इसी को देखते हुए राज्य में संस्थागत, प्रवर्तन और जागरूकता तीनों स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। मादक पदार्थों की तस्करी और इसके अवैध व्यापार में लगे हुए पेशेवर अपराधियों पर सख्ती से नकेल कसी जा रही है। यही नहीं, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के जरिए प्रवर्तन की कार्रवाई भी की जा रही है। तो नशे के खिलाफ लगातार अभियान है और नशे पर रोकथाम जरूरी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ये कहते हुए नजर आए कि उत्तराखंड में भी जीरो टॉलरेंस नीति पर लगातार काम हो रहा है और 2047 तक नशा मुक्त भारत बनाने की कवायद की जा रही है। नशा मुक्त भारत बनेगा, मादक पदार्थों की तस्करी और इसके अवैध जो व्यापार है, जो इसमें लगे हुए हैं पेशेवर अपराधियों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सख्ती से उन पर नकेल कसी भी जा रही है, जिसको लेकर लगातार उत्तराखंड सरकार जागरूक है और लगातार इसको लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है। और इसी को देखते हुए राज्य में संस्थागत, प्रवर्तन और जागरूकता तीनों स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मादक पदार्थों की तस्करी हो, इसके अवैध व्यापार में जो भी पेशेवर हैं उन अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। यही नहीं, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के जरिए भी प्रवर्तन की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। 2047 तक नशा मुक्त भारत बनाने की तैयारी है। उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस नीति पर लगातार काम किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने इसका जिम्मा उठाया है कि 2047 तक नशा मुक्त भारत बनाया जाएगा।
उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। इसमें 32 स्वीकृत और 4 प्रदर्शनी खेलों समेत कुल 36 खेल प्रतियोगिताएं होंगी, जिसको लेकर खेल संयोजक और प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा ने कहा कि उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दर्ज किए जा रहे हैं। सभी प्रदेशों से खिलाड़ियों के नाम सामने आ रही हैं। इस संबंध में हमारे अधिकारी लगातार दूसरे राज्यों के खेल विभागों से संपर्क में है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, अब हम लोग 20 दिन से कम के समय बचे हुए हैं और अभी हम लोग जो तैयारियां देख रहे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम जो है हमारा, वो लास्ट मोमेंट की डीप क्लीनिंग, पेंटिंग, सफाई और इन सब चीज़ों का बचा है। बाकी व्यवस्था जो रुकने की है एथलीट्स की, वो हमारी हो गई है। सबका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहा है। जहाँ जैसे जैसे राज्य अपने खिलाड़ियों का नाम भेज रहे हैं, पोर्टल पर रजिस्टर हो रहा है। हमारा कंट्रोल रूम चालू हो गया है और कंट्रोल रूम के माध्यम से उनको फ़ोन किए जा रहे हैं ताकि एथलीट समय से पहुँचे, उनको कोई असुविधा ना हो। यहाँ पर जो हमारे वेन्यू पे हो रहे हैं, उस वेन्यू पर भी तैयारी हमारी पूरी हो गई है। उत्तराखंड में मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त नशा तस्करों के खिलाफ पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एसएसपी देहरादून के निर्देशन में दून पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई भी कर रही है। इसी क्रम में 2025 के शुरुआती 10 दिनों के दौरान देहरादून के नगर और देहात क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। पुलिस ने 42 नशा तस्करों को गिरफ्तार भी किया है, जिनके कब्जे से 456.86 ग्राम स्मैक, 5 किलो और 455 ग्राम चरस और 4 किलो 698 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। बरामद मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत 1,49,14,250 रुपए है। तो नशे के खिलाफ लगातार उत्तराखंड सरकार अभियान चला रही है और राज्य में विशेष तौर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 2025 की शुरुआत के 10 दिनों में ही 42 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। 1 करोड़ से ज्यादा का गांजा बरामद किया गया है, जिसको लेकर लगातार उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड प्रशासन लगातार सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। अगर 2025 के शुरुआती 10 दिनों की बात करें तो 42 आरोपियों को इसके तहत गिरफ्तार भी कर चुके हैं। कई मादक पदार्थों को बरामद किया गया है। 42 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 456.86 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, 5 किलो 455 ग्राम चरस और 4 किलो 698 ग्राम गांजा बरामद किया गया। बरामद मादक पदार्थों की अगर अनुमानित कीमत की बात करते हैं तो 1,49,14,250 रुपए है। देखिए, जैसा कि हमारे जो है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार उत्तराखंड को हम लोगों को जो है 2025 में ड्रग फ्री बनाना है। तो इसी मुहिम के तहत हमारे जनपद में अभी तक अगर हम 10 दिनों की बात करेंगे तो तकरीबन हमारे द्वारा जो 42 नशा तस्कर हैं, तकरीबन 40 से ऊपर अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और उसमें 42 से ऊपर जो है नशा तस्करों को उनके अंजाम तक पहुंचा गया है। एनडीपीएस एक्ट में उनके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत की गई है। और अगर रिकवरी की बात करेंगे तो इस दौरान तकरीबन 456 ग्राम स्मैक वो इनके कब्जे से बरामद हुई है और साथ ही साथ तकरीबन 5.5 किलो के आसपास जो है चरस मिली है और 5.5 किलो के आसपास जो है वो गांजा भी बरामद किया गया है। और ये अभियान हमारा जो है लगातार जारी रहेगा। इसी प्रकार से देहरादून पुलिस जो है नशा तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करती रहेगी। देहरादून में मुख्य स्वास्थ्य चिकित्साधिकारी ने स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में जानकारी भी ली। साथ ही चिकित्सालय सेवाओं का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चक्राता त्यूणी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर नरेंद्र राणा से भी बातचीत की है। बातचीत में डॉक्टर राणा ने अस्पताल में एक्सरे मशीन के लिए यूपीएस और डीप फ्रीजर की आवश्यकता के संबंध में अवगत कराया है, जिस पर सीएमओ देहरादून में अस्पताल को जल्द ही इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की बात कही है। तो स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी ने इसको लेकर औचक निरीक्षण भी किया कि स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में इसको लेकर पूरी जानकारी ली कि स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरीके से बेहतर किया जाए। और उनका कहना है कि लगातार स्वास्थ्य की सेवाओं में लगातार काम किया जा रहा है और उनको बेहतर बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। चक्राता ब्लॉक के कई अस्पतालों का निरीक्षण किया गया, जिसमें कि पीएससी ट्यूनी है,
पीएससी बटाड़ है, पीएससी मानथात है, पीएससी कुन्ना है या हमारा क्वांसी है, और कई उपकेंद्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। तो उसमें जो जो कमियां वहां मुझे पाई गई, तो उनके लिए मैंने संबंधित को उनका दूर करने के लिए निर्देश उसमें दे दिए गए हैं। तो अभी पिछले 3 दिन में चक्राता ब्लॉक के करीब 8-9 अस्पताल और उपकेंद्र का निरीक्षण मेरे द्वारा इसमें किया गया। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर मतदान को अब कुछ ही समय रह गया है, जिसको लेकर निकाय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की आपराधिक गतिविधियों को राज्य निर्वाचन आयोग वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक कर रहा है। इसके साथ ही मतदाताओं को भी जागरूक किया जा रहा है कि एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनें जिसकी सोसाइटी में एक अच्छी छवि हो। मामले को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसके निर्देश दिए गए हैं कि वह जागरूक अभियान चलाएं ताकि मतदाता प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि को पहचान सके और अपने लिए एक अच्छा प्रतिनिधि चुने। तो निकाय चुनाव का रण है। चुनाव को लेकर जोरों शोरों से लगातार तैयारियां चल रही हैं। चुनाव में पारदर्शिता बरती जाए, इसको लेकर लगातार निर्वाचन आयोग जनता से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि निर्वाचन आयोग भी इसको लेकर अभियान चला रहे हैं कि आप जिस भी प्रत्याशी को चुनें उसको आप देख लें कि उसकी समाज में छवि किस प्रकार की है, और जिस प्रत्याशी को अगर आप चुन रहे हैं, जिस प्रत्याशी का आप चयन कर रहे हैं, उसकी समाज में छवि अच्छी होनी चाहिए और सही प्रत्याशी ही आप चुनें। सही प्रत्याशी चुने जाने की कवायद को लेकर निर्वाचन आयोग लगातार अभियान चला रहा है। बागेश्वर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले की पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पुलिस ने 24 घंटों के भीतर सॉफ्ट स्टोन खननकार में लगी 124 पोकलैंड और जेसीबी मशीन को सीज कर दिया है। वहीं मशीन स्वामियों ने खुद भी मशीनों की चाबियां चौकियों और थानों में जमा करवा दी है। सभी खड़ियां खदानों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस ने सभी खान संचालकों को नियम का पालन करने के लिए भी हिदायत दे दी है। आपको बता दें कि जिले में बीती 7 जनवरी से खड़िया खनन पर पूरी तरह रोक लगी हुई है। नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के बाद से ही जिले की पुलिस ने जगह जगह बैरियर भी लगा दिए हैं। पुलिस ने खड़िया खानों में लगी पोकलैंड और जेसीबी मशीनों को सीज करना शुरू कर दिया था। मशीनों में नोटिस भी लगाए गए। नोटिस मिलते ही मशीन संचालक रीमा पुलिस चौकी, कांडा पुलिस चौकी और बागेश्वर कोतवाली में चाबियां जमा करने पहुंचने लगी। रीमा चौकी में सबसे ज्यादा 52 चाबियां जमा हुई, जबकि पूरे जिले में 124 मशीनों के पहिए थम गए। मामले को लेकर सवाल संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि हाईकोर्ट नैनीताल ने बागेश्वर जिले के खड़िया खनन बंद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि पूरा जिला तबाही के कगार पर खड़ा है। खड़िया खनन अवैध तरीके से हो रहा है। स्थानीय लोगों की जल, जंगल और जमीन पूरी तरह से नष्ट हो गई है। बागेश्वर जनपद में खनन 40 वर्षों से हो रहा है। इन 40 वर्षों के बाद आप मीडिया वालों ने थोड़ा सा अपना काम किया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया कि आखिर ये मीडिया जो दिखा रहा है, क्या वास्तव में इतना उपद्रव हो रहा है उस क्षेत्र में। और जब हाई कोर्ट ने एक जांच कमिश्नर को भेजा कि जाइए आप चेक कीजिए, 3 लोग आए थे, तो उन्होंने जब यहाँ देखा, स्थिति को देखा, तो वो भी दांतों तले उंगली दबा गए कि आखिर ये खनन कॉरपोरेट इतना बड़ा उपद्रव कर रहा है और सब कुछ चल रहा है, सरकार को बिल्कुल मालूम नहीं है, सरकार कोई इनके खिलाफ नहीं जा रही। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा कल निर्देशित किया गया था कि सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जाए कि अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग कर, माइन विजिट कर, जो इक्विपमेंट्स और मशीनरी प्रयोग में लाई जा रही, वाहन प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उनको सीज करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था। इसमें हमने पूरे जनपद में टोटल 26 टीमें बनाई थी। 9 जगह पे हमने बैरियर भी लगाए थे चेकिंग, वाहन चेकिंग के लिए। और इन टीमों द्वारा कल लगभग 55 माइन को विजिट करके जो है 124 इक्विपमेंट्स तथा मशीनरी, वाहन इत्यादि सीज किए गए हैं। और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन के लिए हमने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है। कहीं पे भी इसका उल्लंघन होता है तो उस पर, उन व्यक्तियों पर कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई करने के लिए हमने निर्देशित किया है और ये कार्रवाई जारी है।
देश भर के साथ उत्तराखंड में भी कोरोना के नए वेरिएंट HMPV वायरस को लेकर लोगों में एक डर बना हुआ है। कोरोना वायरस की तरह ही HMPV वायरस को लेकर लोगों को किसी भी तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि इस बीमारी को लेकर दून अस्पताल ने पहले ही अपनी तैयारी की है। छोटे बच्चों के 8 बेड का एक वार्ड बनाया गया है और वहीं भी अन्य लोगों के लिए 19 बेड का वार्ड तैयार किया गया है, जो किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने सभी से अपील की है कि लोग इसको लेकर कहीं से भी किसी तरह की पैनिक से बचें। सर्दी के मौसम में आमतौर पर लोगों को सर्दी खांसी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो कि कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो उत्तराखंड में भी कोरोना जैसा HMPV वायरस अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है, स्वास्थ्य विभाग की टीम का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक की होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दून अस्पताल में लगातार इसको लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। बच्चों के लिए 8 बेडों की व्यवस्था कर ली गई है। तो पैनिक ना हो, बस सतर्क रहें, सुरक्षित रखें। और लगातार HMPV वायरस के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड प्रशासन पूरी तरीके से नजर आ रहा है। निपटने को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अस्पतालों में बेड की व्यवस्था है और चिकित्सा अधीक्षक कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है, सतर्क रहने की बस जरूरत है। और अगर अस्पतालों की बात करें तो HMPV वायरस को लेकर अस्पतालों में लगातार तैयारियां की जा रही हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल एक नया एक इस तरह का वायरस है जिसमें थोड़ा पैनिक मचाया हुआ है, लेकिन आप लोग के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें कोई भी पैनिक की जरूरत नहीं है। ये काफ़ी पुराना दशकों से हमारे समाज में रहता है और जाड़ों के दिनों में छोटे बच्चों में या फिर जो बड़े लोग हैं जिनको पुरानी बीमारियां हैं, उसमें ये एक फ्लू का रूप ले सकता है। तो ऐसे में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस हम लोगों ने जैसे कोविड में देखा और सीखा है कि अपने मास्क पहन के रहें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और कोई भी सरफेस टच करने के बाद ज़रूर से हाथ धोएं। बाकी दून अस्पताल पूरी तरह इसके लिए सक्रिय है। इसमें हम लोगों ने 8 बेड का एक छोटे बच्चों का वार्ड और एक 19 बेड का बड़े लोगों के लिए वार्ड बनाया है, जिसमें ICU की भी सुविधा है। तो ऐसे में अगर कोई भी स्थिति कभी गंभीर हुई तो हम लोग देहरादून नगर निगम लगातार शहर में हाउस टैक्स को लेकर अभियान चला रहा है, जिसको लेकर टैक्स अधिकारी पूनम रावत ने बताया कि नगर निगम ने अप्रैल 2024 से अभी तक 32 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स वसूल लिया है। उन्होंने बताया कि हाउस टैक्स को लेकर शहर में विभिन्न जगहों पर कैंप लगाए गए थे, साथ ही विभाग की ओर से ऑनलाइन की व्यवस्था भी की गई है। उनका कहना है कि टैक्स समय पर जमा नहीं करने वालों को नोटिस दिए जा रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई, अभी तो उनको बिल भेजे जा रहे हैं। बिल के बाद 1 महीने का उनको टाइम दिया जाएगा। टाइम के बाद वसूली की अन्य कार्रवाई की जाएगी। जहां प्रदेश भर में निकाय चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं, तो वहीं प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करने का फैसला लिया है। इसी को देखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशन में प्रदेश भर की सभी ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट में आ रही कमियों को दूर करने के लिए संशोधन की कार्रवाई जारी है। इस बीच उधम सिंह नगर के जसपुर खंड विकास कार्यालय में भी जसपुर ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट में चल रही कमियों को दूर करने के लिए संशोधन की कार्रवाई जारी है, जिसके चलते जसपुर क्षेत्र की अनेक ग्राम पंचायत से वोटर लिस्ट में नाम घटाने, जोड़ने सहित अनेक प्रकार की आपत्ति आई है, जिनका जसपुर उप जिलाधिकारी चतर सिंह चौहान ने खंड विकास कार्यालय पहुंचकर कार्यवाही करते हुए वोटर लिस्ट से संबंधित प्राप्त हुई सभी आपत्तियों का विधिवत निस्तारण किया, जिसको लेकर जसपुर उप जिलाधिकारी चतर सिंह चौहान ने बताया कि जसपुर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली सभी ग्राम पंचायतों से कुल 203 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 133 आपत्तियां परिवर्तन को लेकर, 13 आपत्तियां संशोधन को लेकर और 57 विलोपन को लेकर आपत्तियां आई हैं। सभी आपत्तियों का विधिवत निस्तारण करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और बात करेंगे बड़ी खबर की। टिहरी में दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गई है कार। 100 मीटर नीचे खाई में कार गिरी है। एसडीआरएफ की टीम को स्थानीय लोगों ने इसको लेकर सूचना दी है। तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके सामने जारी हैं। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू चलाया है। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 3 यात्री घायल हो चुके हैं। सभी घायल इलाज के लिए अस्पताल में सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर है, एसडीआरएफ की टीम को स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। 100 मीटर
नीचे खाई में कार गिर गई है, जिसको लेकर सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत रेस्क्यू चलाया है। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं 3 यात्री और इन सभी यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर इनका इलाज जारी है। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।